वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, अब आपका ना मैथ्स का एग्जाम है, क्लास 7 की बात कर रहा हूँ। तो ये मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ ये फॉर्मूले के रिगार्डिंग है। तो अगर आप इस वीडियो को देखेंगे ना तो आपको एक तो ये पता लगेगा कि क्या क्या फॉर्मूले हैं, और दूसरा आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। देखो, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, दोनों के लिए वीडियो रहेगी। बाकी मैं आपको बता दूं कि चैप्टर आपको पता कौन सा आ रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, छठा, नौवा, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां। अभी हिंदी में बुक अवेलेबल थी तो मैंने हिंदी में दिखा दी, बाकी आपको चैप्टर नेम बता दिए। ठीक है, आप देख सकते हो। तो उसी के रिगार्डिंग जो है ये वीडियो है, फॉर्मूलों की रिगार्डिंग वीडियो है। जैसे 3D शेप में है, तो अगर आपसे पूछेगा ये कौन सी फिगर है तो सिलेंडर है, ये कौन सी फिगर है क्यूब है, ये कौन सी फिगर है स्फीयर है। आपसे ऐसे पूछेगा कि स्फीयर वाली दो चीजें बताओ, तो आप बता दोगे कि बॉल होती है। ठीक है, या और आप कौन सी बता सकते हो जो स्फीयर वाली शेप में होती है, आप ग्लोब बोल सकते हो, इस तरीके से। तो आपसे ये पूछ सकते हो, थोड़ा डीपली पढ़ना, ये ना 3D शेप होती है, 3D शेप। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 3D 2D पूछ लेता है, अभी 2D शेप है। जैसे रेक्टेंगल, आपसे पूछेगा रेक्टेंगल जैसी शेप कौन सी होती है, ठीक है, स्क्वायर जैसी शेप कौन सी होती है, तो ये आपको सही पता होना चाहिए। और आपसे ये पूछ सकता है कि इसमें कितने फेस होते हैं, 6 होते हैं, कितने किनारे होते हैं, 12 होते हैं, वर्टेक्स कितने होते हैं, 8। ये थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे मान लो ये आपका मोबाइल है ना, तो ये जो है क्यूबर्ड शेप में या क्यूब शेप में है। तो आपसे पूछा कि कितने फेस होंगे, तो इसकी कितनी शक्लें होंगी, एक, पीछे कर दो 2, साइड में 3, 4, 5 और ये 6, तो टोटल 6 शक्लें हो गई। अगर इसने पूछा कि एच कितने हैं, तो आप बताओगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 हो गए, फिर ये 9, 10, 11 और 12, इस तरीके से 12 हो गए। आपसे पूछ रहा है वर्टेक्स कितने, कोने कितने हैं, कोने बताओ कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इस तरीके से 8 है। तो आपसे ऐसे पूछ सकते हो। फिर आपसे अगर पूछे सप्लीमेंट्री के बारे में, तो आप बोलोगे जिसका टोटल 180 होता है। अगर मान लो एक 70 का तो दूसरा कितने का होगा, 110 का होगा। कॉम्प्लीमेंट्री पूछेगा तो जिसका टोटल 90 का होता है। अगर एक 80 का दूसरा कितने का होगा, 10 का। अगर आपसे पूछेगा ये सिलेंडर, इसके फेस कितने होते, 2 होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये चित्र के बारे में लास्ट चैप्टर है, उसके रिगार्डिंग हिंदी में लिखा हुआ है, तो ये आप उसमें से पढ़ना। जो इसमें दे रखे होंगे ना, आपकी जो बुक है, लास्ट चैप्टर जो आपका एक सिमेट्री वाला है उसके अंदर, तो 12 चैप्टर का सेकंड लास्ट होगा, तो उसमें आपको आइसोमर्स वगैरह दे रखे हैं, तो वो आप इसे पढ़ेंगे, लास्ट में पढ़ने को पता लग जाएगा। फिर आपसे पूछ रहा है कि कितनी सिमेट्री होंगी। जो देखो, ये है हेक्सागन, हेक्सागन ऐसे बनता है, तो इसमें कितनी सिमेट्री होती है, 6 होती है। इसमें कितनी होती है, पेंटागन में, पेंटागन में कितनी होती है, 5 होती है। स्क्वायर में कितनी होती है, मैं हिंदी में लिखा, इंग्लिश में लिख रहा हूँ। स्क्वायर में 4 होती है, ये हेक्सागन होता है, हेक्सागन में 6 होती है। और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसमें कितने होते हैं, 3 होती है। सक्सेसर मतलब एक जोड़ दो, प्रीडिसेसर मतलब एक घटा दो। ठीक है, फिर उसके बाद ये फॉर्मूले हैं। अगर बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगी। जैसे मान लो 3 के ऊपर 3 लिखा है और यहाँ पे 4 के ऊपर 3 के ऊपर 8 लिखा है, तो बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगी, 8 और 3 11 हो गए। इस तरीके के ये क्वेश्चन है। मतलब ये फॉर्मूले आप नोट कर लो, मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आऊंगा ना, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। अभी फॉर्मूले अच्छे से लर्न कर लो, बाकी आप और भी अच्छे से तैयारी करना जो चैप्टर्स आपके हैं। फिर आपका सर्कल वाला जो चैप्टर है उसमें सेंटर इसको बोलते हैं, रेडियस जो सर्कमफ्रेंस होती है और जो सेंटर होता है उसको मिला के बनती है, डायमीटर 2 रेडियस को मिला के बनती है। अगर आपसे पूछेगा ना एक डायमीटर में कितनी रेडियस होती है, तो 2 होती है। एक व्यास में कितनी त्रिज्या होती है, 2 होते हैं। फिर कोड किसे कहते हैं, जो सर्कल के किसी 2 पॉइंट को टच करते हैं लेकिन सेंटर को नहीं करते, क्योंकि अगर सर्कल में सेंटर को टच कर जाती है ना कोड, तो उसका नाम बदल के हो जाता है डायमीटर। जैसे आप घर पर अपनी मम्मी के बेटा या बेटी हो, लेकिन स्कूल में गए तो आप स्टूडेंट कहलाओगे, तो वही चीज है, इसका नाम भी बदल जाता है। जैसे ही सेंटर पे आता है इसका नाम हो जाता है डायमीटर। तो लॉन्गेस्ट कोड कौन सी है, डायमीटर। सबसे लंबी जीवा कौन सी है, व्यास। फिर सेंटर है ये रेडियस है, रेडियस, और इस वाले हिस्से को बोलते हैं आर्क। आर्क मतलब चाप। तो आर्क और ये जो रेडियस है, इससे मिलकर बनने वाले इस हिस्से को क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं।
ठीक है, क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। और ये कोड है और ये आर्क है। कोड और आर्क से मिलकर बनने वाले इस हिस्से को बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सेगमेंट। हिंदी में त्रिज्याखंड होता है इसको, और इसको हिंदी में बोलते हैं वृत्तखंड, और इंग्लिश में बोलते हैं सेगमेंट, SEG, सेग, MENT, मेंट, सेगमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद रेडियस ऑफ सर्कल कैसे निकालेंगे। अगर डायमीटर देगा तो हाफ कर देंगे, अगर डायमीटर निकालने के लिए आ जाएगा तो क्या करेंगे, रेडियस का डबल कर देंगे, क्योंकि डायमीटर के अंदर 2 रेडियस होती है। फिर अगर आपसे पूछेगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल तो 2πr। ठीक है, अगर आपसे रेडियस ऑफ सर्कल पूछ ले तो सर्कमफ्रेंस अगर आपको दे रखा है तो 2π से डिवाइड कर देंगे। तो देखो आंसर का प्रश्न का आंसर, क्वेश्चन का आंसर, आंसर का क्वेश्चन बना के दे सकता है। इसलिए आप सारे तरीके से फॉर्मूले याद करो। फॉर्मूले याद होंगे तो पुट कर दोगे, आंसर निकाल लोगे। बाकी अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बना के कर लोगे, खुद ही फॉर्मूला बना लोगे। एरिया सर्कल ये होता है, रेडियस का फॉर्मूला एरिया अपॉन में पाई, फिर रूट कर देंगे। स्क्वायर रूट मतलब, इस रूट का मतलब पता क्या होता है, जैसे मान लो 4 का रूट करो तो 4 का रूट 2 होगा, 16 का रूट 4 होगा, ठीक है, 25 का रूट 5 होगा, ऐसे होता है। तो आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, इस तरीके से। ये सेमी सर्कल है। आधा सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल पाई होगी, लेकिन पेरीमीटर का मतलब होता है पाई प्लस 2r। देखो सर्कमफ्रेंस का मतलब बाउंड्री है, और जब पेरीमीटर बोलते हैं ना, पेरीमीटर, तो इस बाउंड्री को भी जोड़ देते हैं। पेरीमीटर मतलब पूरा बंद। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई प्लस 2r। ये बच्चे गलती करते हैं इस वाले फॉर्मूले में, इसलिए मैं आपको अच्छे से बता रहा हूं। उसके बाद एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, पाई स्क्वायर अपॉन में 2। फिर रेक्टेंगल है, फिर रेक्टेंगल का पेरीमीटर रेक्टेंगल क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेड्थ, आयत का परिमाप 2 ब्रैकेट में लंबाई जमा चौड़ाई। फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, फिर ये स्क्वायर है। एरिया स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। पेरीमीटर स्क्वायर क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड। हिंदी में वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा। देखो स्क्वायर में पता है भुजा भुजा 2 बार क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि सारी साइड बराबर होती है ना। और रेक्टेंगल में लेंथ ब्रेथ अलग अलग क्यों लिखती है, क्योंकि लेंथ अलग होती है, ब्रेथ अलग होती है। एक्चुअल में लेंथ और ब्रेथ अगर दोनों सेम हो जाएगी तो उसको हम बोलेंगे साइड साइड, तो वो नाम बन जाएगा स्क्वायर। ठीक है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणा में भुजा। इंग्लिश में पेरीमीटर स्क्वायर 4 इंटू साइड। फिर ये क्या है, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि जैसे सर्कल में सर्कल हो रहा है और बोले कि ये जो शेड किया गया इसका एरिया निकालो, ये एग्जाम में बहुत बार आया हो, इसका एरिया निकालो। जैसे बीच में से सर्कल काट के अलग कर दिया तो ये बचा ना, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो एक रेडियस छोटी और एक बड़ी है, एक रेडियस छोटी और एक रेडियस बड़ी है, तो ये फॉर्मूला लगेगा। समझो मेरी बात, पुट कर दो आंसर आ जाएगा। और डायमीटर मैंने आपको बता दिया 2 मल्टीप्लाई रेडियस, और रेडियस डायमीटर का आधा होती है। डायमीटर को हिंदी में बोलते हैं व्यास, और रेडियस को बोलते हैं हिंदी में त्रिज्या। त्रिज्या बोलते हैं इसको, क्योंकि मेरे लिए दोनों इंपॉर्टेंट बच्चे हैं तो मैं दोनों में बता रहा हूं। और त्रिज्या के लिए आधा कर देंगे व्यास। फिर देखो अलग अलग तरीके से बता रखा है। अगर पेरीमीटर दे रखा है तो वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होगा, वृत्त की परिधि बटे में 2π। मैंने अभी आपको समझाया था, वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए वृत्त का क्षेत्रफल बटे में पाई। अगर त्रिज्या निकालनी है, परिधि दे रखा तो ये फॉर्मूला लगेगा, त्रिज्या निकालनी है, क्षेत्रफल दे रखा होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, इंग्लिश में देखो रेडियस ऑफ सर्कल निकाली, रेडियस निकालनी है, सर्कमफ्रेंस दे रखा तो ये लगेगा, एरिया दे रखा तो ये लगेगा। फिर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बेस इनटू हाइट। अगर हाइट निकालनी है तो एरिया को बेस से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अगर ऐसे ही अगर बेस निकालना है तो एरिया को हाइट से डिवाइड कर देंगे। क्योंकि देखो ज्यादातर बच्चे ये वाला फॉर्मूला याद करके जाते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दोनों को मल्टीप्लाई, वो जानबूझ के क्या करेगा, एरिया दे देगा, बेस दे देगा, हाइट पूछ लेगा, तो ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा ना। तो अगर आपसे छोटी चीज निकालने के लिए कर रहा है तो बड़ी में से दूसरी छोटी चीज को डिवाइड कर देंगे। अगर आपसे बड़ी चीज निकालने के लिए कहेगा तो मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई, और यहाँ पर समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई निकालनी है तो क्षेत्रफल बटे में आधार। अगर यहाँ पे आपको आधार निकालना है तो क्षेत्रफल बटे में क्या लिख दोगे आप, ऊंचाई। ठीक है, समझ में आ रहा है ना मैं आपको क्या समझा रहा हूं, तो ये फॉर्मूला है। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर आपसे पूछेगा तो 1/2 बेस इनटू हाइट। देखो
पता है इसमें 1/2 क्यों लगा? क्योंकि देखो जैसे हम पैरेललोग्राम बना रहे हैं तो पैरेललोग्राम है तो इसमें एक लाइन डालो तो एक पैरेललोग्राम में कितने ट्रायंगल आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पर आधा लग जाता है। नहीं तो फॉर्मूला देखो, यहाँ पे बेस इंटू हाइट है, यहाँ पे भी बेस इंटू हाइट है, यहाँ पर बेस इंटू हाइट है ना, यहाँ पर भी बेस इंटू हाइट है। बस यहाँ पे 2 क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ट्राइंगल है ना, आधा है। आ गया समझ में? चलो फिर हाइट ऑफ पैरेललोग्राम एरिया बटे में बेस। ठीक है, देखो मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना, बेस हाइट निकाल लिए तो कैसे निकालेंगे? एरिया अपॉन में बेस। तो ये मैंने दोबारा लिख दिया। फिर अगर ट्राइंगल की हाइट निकालनी है तो 2 मल्टीप्लाई एरिया करके बेटे में बेस करेंगे। अगर बेस निकाले तो 2 मल्टीप्लाई में एरिया करके यहाँ पे क्या लिख देंगे? हाइट। अगर हाइट निकालनी है तो बेस लिखेंगे नीचे, अगर बेस निकालना है तो हाइट लिखेंगे नीचे। अब आ जाओ सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट होता है। अगर लॉस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होगा। बस खुद सोचो, अगर हम ज्यादा का खरीदे और सस्ते का बेच दें तो हमें लॉस ही तो होगा। 100 रुपए की चीज खरीद के 80 में बेचूंगा तो नुकसान ही तो होगा। तो बच्चे खुद ही फॉर्मूला बनाना सीख जाते हैं। तो हमने क्या सीखा? अगर एसपी बड़ा होगा सीपी से तो प्रॉफिट है, अगर सीपी बड़ा होगा एसपी से तो लॉस। अगर वृद्धि का फॉर्मूला आ जाए कि कितना % इंक्रीज हुआ, या आपसे पूछ ले कि आपके 40 में से 25 नंबर आए हैं, या ये बोले कि एक स्कूल में 40 बच्चे हैं उसमें से 18 लड़के हैं तो इसकी परसेंटेज निकालो, तो गुणा में 100 कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 40 से डिवाइड कर देंगे, हमारी परसेंटेज निकल आएगी। क्योंकि एग्जाम में परसेंटेज वाला क्वेश्चन आ जाता है। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे? जिसकी बात कर रहा हूं ऊपर, टोटल नीचे, गुणा में 100 याद रखना। ठीक है, एसपी निकालना तो ये फॉर्मूला है, बाकी आप सारे फॉर्मूले देख सकते हो, कोई भी निकाल सकते हैं। एसपी मतलब कितने का बेचा है, सीपी मतलब कितने का खरीदा है। ठीक है, लॉस होगा तो माइनस लगाएंगे, ठीक है, और अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस लगाएंगे, ये याद रखना बस। ठीक है, इसलिए मैं आपको फॉर्मूले पहले ही प्रोवाइड कर रहा हूं ताकि आप अच्छे से फॉर्मूले याद कर ले, ताकि आप चैप्टर आराम से कर पाए। अब ये पाइथागोरस थ्योरम है, ये 90 डिग्री का जहां होता है उसके सामने वाले को हाइपोटेनस कहते हैं, नीचे वाले को बेस, ऊपर वाले को हाइट कहते हैं। 4 फिगर ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, 90 के सामने वाले को हाइपोटेनस कहते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिभुज तब बनेगा जब 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होगा। सुन रहे हो? अगर मैंने आपसे पूछा 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, क्या इसका ट्रायंगल बन जाएगा? आप बोलोगे हाँ बन जाएगा, क्योंकि 4 3 7, 6 से बड़ा है, 6 4 10, 3 से बड़ा है, और 6 3 9 4 से बड़ा है, तो ट्रायंगल बन जाएगा। जब 2 जनों का टोटल तीसरे से बड़ा होता है तो ट्रायंगल बन जाता है। अब बताओ क्या इसका ट्रायंगल बनेगा? 9 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर बनाओ, बनेगा? तो 9 6 15 बड़ा ना 2 से, पर 6 2 8 बड़ा है 9 से, नहीं, बोलेगे इसका ट्रायंगल नहीं बनेगा। अब ये पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला है, क्योंकि 1 2 3 तीनों में से कोई 2 चीज दे देगा, आपको निकालनी पड़ेगी तीसरी चीज। सुन रहे मेरी बात? अगर आपको ये दोनों दे दिया तो ये निकालना होगा, ये दिया तो ये निकालना होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? फिर उसके बाद अंदर के एंगल का टोटल कितना होता है? 180 होता है। अगर ये 70 का, ये 80 का, तो कितने का होगा बताओ? अगर 70 का 80 का तो कितने का होगा? 30 का होगा ना। एक ट्रायंगल का टोटल कितना होता है? 180 होता है। बच्चे कहते मैथ टफ लगती है। अरे बेस तो करो पहले, जब बेस नहीं होगा तो मैथ कैसे आएगी? और हम बेस सिखाते। वीडियो को लाइक कर देना सारे, और लाइक जरूर किया करो बच्चों, इतना एफर्ट करते हैं बच्चे, लाइक ही नहीं करते। ये तो शायरी बन गई, क्या बात। चलो अब आ जाओ एक्सटीरियर एंगल। बाहर वाला ये जो एंगल होता है ना, ये बाहर वाला, ये अंदर वाले के टोटल के बराबर होगा। अब सोचो अगर ये 100 डिग्री है, ये 70 का, तो ये कितने का होगा? 30 का। वेरी गुड, क्योंकि इन दोनों का टोटल, इसका, ये मम्मी है, ये 2 बच्चे हैं, मम्मी ने 100 रुपए इन दोनों को दिए, इसको 40 दिए, इसको कितने देगी? 100 रुपए टोटल दिए, तो इसको कितने देगी? 60 देगी ना। अब चुन्नू और मुन्नू ने बोला मम्मी ने मुझे 80 दिए, इसने बोला मुझे 20 रुपए दिए, तो मम्मी के पास कितने रुपए थे? 80 और 20 100 हो गए। चुन्नू ने बोला मुझे 80 मिले, इसने बोला मुझे 40 मिले, तो बताओ मम्मी के पास कितने थे? 100, 80 और 40 कितने होते हैं? 120। तो अंदर वाले का टोटल बाहर वाले के बराबर होता है। अगर बाहर वाला निकालना है तो अंदर वाले को टोटल कर देंगे, और अगर बाहर वाला दे रखा है और अंदर वाला 1 दे रखा है तो बाहर वाले में से इसको घटा के इसको निकाल देंगे। चुन्नू मुन्नू की कहानी याद रखना, आंसर कर डालना। समझ में आ गई? अब जल्दी से बताओ, अगर ये 120 का है और ये मम्मी है
और चुन्नू को दिए हैं 90 रुपए, तो बताओ मुन्नू को कितने मिलेंगे? वेरी गुड, 30 रुपए मिलेंगे, क्योंकि टोटल मिला के 120 बनता है। और सुनो सबसे इंपोर्टेंट बात, अगर ये दो साइड बराबर है तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। अगर ये दो साइड बराबर है तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। पता क्यों बोल रहा हूं? ये देखो एग्जाम में लिखा आगे दोनों लाइन बराबर, और बोला ये 40 का है, तो ये कितने का होगा? 40 का होगा। आगे समझ? अगर ये दो लाइन बराबर है तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। और एक, अब बताओ ये कितने का होगा? एक ट्राइंगल का टोटल कितना होता है? 180, 40 चले 80 बचे कितना? 100। उसके बाद आ जाओ वर्टिकली अपोजिट एंगल, आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अंदर वाले का टोटल बाहर वाले के बराबर होता है, मैंने इंग्लिश में स्टेटमेंट लिखी हुई है। और ये अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये बिल्कुल बीच में से लाइन जा रही है, तो इसे मीडियन बोलेंगे। और जो भी किसी पॉइंट से लाइन डालते हैं 90 डिग्री की बनती है, उसे हम एल्टीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्टीट्यूड कहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको अच्छे से समझाया। मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। बाकी कुछ फॉर्मूले और भी होंगे इसमें, अभी फिलहाल वीडियो में इतना ही है। मैं कोशिश करूंगा आपके लिए और वीडियो लाने की। ठीक है, तो आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर ऑल डियर स्टूडेंट्स। देखिए पहला है मल्टीप्लाई रूल। अगर प्लस माइनस होता है तो माइनस हो जाता है। जैसे देखो 3 3 जा 9, ये माइनस लगा तो आगे माइनस लगा देंगे। ऐसे 3 3 जा 9 होगा। देखो मल्टीप्लाई रूल है तो दो रकम जो भी होगी उसकी मल्टीप्लाई होगी, लेकिन साइन कौन सा लगाएंगे? अगर प्लस माइनस है तो माइनस लगाएंगे, माइनस प्लस है तो माइनस लगाएंगे, प्लस प्लस है तो प्लस। प्लस लगाओ या नहीं लगाओ मर्जी होती है। माइनस माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। ये देखो माइनस माइनस कट गया तो 4 आ गया। तो ये एग्जाम्पल है। ठीक है, ये मैंने इसी को यहां पर लिखा है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए प्रॉपर्टी नंबर 1, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये होता है a प्लस बी करो या b प्लस ए करो बराबर आएगा। अगर आपसे पूछेगा इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, तो आप बता दोगे कि इसका नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और अगर प्लस वाली है तो ये एडिटिव हो जाएगी, योजक हो जाएगी। और अगर मल्टीप्लाई है तो ये गुणात्मक हो जाएगी। फिर उसके बाद होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसे बोलते हैं साहचर्य गुणधर्म। तो a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी है और a प्लस b प्लस सी है। ठीक है, और यहाँ पर शुरू में ब्रैकेट कर दिया, यहाँ पर बाद में ब्रैकेट हो गया। तो इस प्रॉपर्टी का नाम होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कैसे मर्जी लिख लो, हमेशा बराबर होगा। फिर है एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप a में 0 जोड़ो या 0 में a जोड़ो, आंसर सेम ही निकलेगा। ठीक है, और इसको हिंदी में बोलते हैं योग तस्मक प्रॉपर्टी। ठीक है, a प्लस 0 या 0 प्लस a हमेशा a के बराबर होगा। जैसे अगर एग्जाम में आ जाए ना कि 4 प्लस 0 किसके बराबर होगा, तो 4 के बराबर होगा। इस प्रॉपर्टी का नाम कहता है योग तस्मक आइडेंटिटी। ठीक है, फिर उसके बाद है यहाँ पर कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पर a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई a, अगर मल्टीप्लाई है तो इसका क्या मल्टीप्लिकेटिव लग जाएगा। हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रम विनिमयता। ठीक है, गुणन की मतलब गुणा की। ठीक है, फिर ये कह रहा है अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा। देखो 0 को किससे भी मल्टीप्लाई करो हमेशा 0 होता है। ठीक है, फिर ये जो यहाँ पर हमने पढ़ी थी ना योग तस्मक, तो यहाँ पर गुणात्मक तस्मक बता रहा है। तो अगर a को किससे मल्टीप्लाई करो, जैसे 1 से कर रहे हैं, तो जैसे अगर किससे भी करोगे तो वही आएगा, अलग चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर 1 से करेंगे तो माइनस a हो जाएगा। अगर माइनस लगा नहीं लगा तो a हो जाएगा। माइनस a मल्टीप्लाई 1 कर रहे तो माइनस a होगा, माइनस a मल्टीप्लाई माइनस 1 है तो a हो जाएगा। a मल्टीप्लाई 1 करो या 1 मल्टीप्लाई a करो तो वो हमेशा a के बराबर होता है। फिर आ जाओ एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लीकेशन। देखो जैसे मैंने यहाँ पर आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिखा था ना, ये एडिशन वाली है। कौन सी? एडिशन, जमा करने वाली। और ये कौन सी? गुणात्मक।
ठीक है, इसको हिंदी में साहचर्य गुणात्मक बोलते हैं ना। तो ये कौन सी योज्य, जमा करने वाली, जैसे ये योग लिख लो, आपकी मर्जी है। ये गुणात्मक है, ठीक है, गुणात्मक साहचर्य। ठीक है, प्रॉपर्टी के नाम आपसे पूछ सकता है। फिर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वितर्कता। इसमें क्या होता है कि आपने ए को बाहर लिख लिया और बी और सी जो है प्लस में है। ये आप ऐसे करो, ए और बी को मल्टीप्लाई कर दो, ए और सी को मल्टीप्लाई कर दो, बीच में प्लस लगा दो, तो हमेशा आंसर बराबर आएगा। ठीक है, मतलब बोर्ड मास के रूल से चल रहा है। आपको पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर जोड़ना है। इस बार में पहले इनको जोड़ना है, फिर मल्टीप्लाई करना है। तो ये कह रहा है हमेशा आंसर सेम निकलेगा। ऐसे ही माइनस वाला भी रूल सेम आएगा। अब आ जाए डिवीजन, मतलब अगर हम उसे भाग कर रहे हैं तो अगर ए को 0 से डिवाइड करोगे तो नॉट डिफाइंड कहलाएगा, अपरिभाषित कहलाएगा, अपरिभाषित। आप इसको इनफिनिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर 0 को ए से करोगे तो 0 आ जाएगा, ए को 1 से करोगे तो ए आएगा। जैसे 100 को हमने 1 से किया तो 100 आया, डिवाइड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, चैप्टर 1 में आपको ये काफी हेल्प करेगा और इससे अगर कोई क्वेश्चन निकला तो आप इसी तरीके से कर पाओगे। ये मैंने अच्छे से क्वेश्चन पेपर्स को देखते हैं एनालिसिस करके सारे फॉर्मूले यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद आपका जो चैप्टर है डाटा हैंडलिंग से जुड़ा हुआ है, तो आपको रेंज निकालने आनी चाहिए। रेंज मतलब हिंदी में परास बोलते हैं, सबसे बड़े नंबर में से सबसे छोटा नंबर आपको घटा देना है। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो ये नंबर दे रखे हैं, तो रेंज निकालनी है। तो रेंज कैसे निकालेंगे? सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 100। सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 7। तो कितना आ गया? 93 आ गया। हिंदी में क्या बोलेंगे? इसे परास बोलेंगे। ठीक है, सबसे बड़े नंबर में से सबसे छोटा नंबर घटा देंगे। फिर आपको पता होना चाहिए मीन कैसे निकालते हैं। मीन का मतलब होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हिंदी में इसको बोला जाता है माध्य, और फॉर्मूला होता है अनुप्रयोगों का योग बटे में अनुप्रयोगों की संख्या। जैसे एग्जाम में मान लिया क्वेश्चन आ गया, इसने बोला इसका माध्य निकालिए, ठीक है, इसका मीन निकालिए। आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा जितने जने हैं उन सबको जोड़ के 4 जने तो 4 से डिवाइड कर दो। 2 4 6 6 12, 12 8 20, तो 4 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 5 आ। फिर क्या है? मीडियन। मीडियन कैसे निकालते हैं? n प्लस 1 अपॉन में 2, और बाहर क्या लग जाएगा? ts लग जाएगा। मीडियन का मतलब होता है बिल्कुल बीच में। जैसे अगर ये 4 नंबर दे रखे तो इसके बिल्कुल बीच में 2 नंबर ये लेंगे, इन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे तो मीडियन निकल जाएगा। इसे बोलते हैं माध्यक। अगर बीच में एक जन है तो वही आंसर है, लेकिन अगर बीच में 2 जने हैं तो दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे तो मीडियन निकल जाएगा। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या? n प्लस 1 अपॉन में 2। n किससे कहते हैं? कितने जने हैं? 1 2 3 4 जने हैं, तो 4। ठीक है, देखो शॉर्टकट मैंने आपको यहाँ सिखाया है। फॉर्मूले से करना चाहते हो तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो। फॉर्मूला मैंने दिखवा दिया, एमसीक्यू में टिक करने को आएगा तो आप लगा दोगे। रूल यह है कि सबसे पहले n लिखो, फिर उसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। असेंडिंग मतलब छोटा, फिर और बड़ा, और बड़ा, और बड़ा। फिर मोड किसे कहते हैं? जो सबसे ज्यादा बार होता है, जो सबसे ज्यादा बार होता है। अगर कोई भी ज्यादा बार नहीं तो सभी को मोड लिख देंगे। जैसे मान लो यहाँ पर मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ 2 8 3 8 5 5 2, तो और यहाँ पर 5 लिखा है, तो आपसे पूछ रहा है कि यह मोड कौन है। तो देखो 8 2 बार है, लेकिन 5 कितनी बार? 3 बार। सबसे ज्यादा बार कौन है? 5, तो यहाँ पे आंसर 5 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके एग्जाम में टैली मार्क्स पूछ लेगा कि कितने हैं। देखो 1 2 3 4, 4 ऐसे डालते हैं, 5वीं लाइन डाल देंगे तो इसे बोलेंगे टैली मार्क्स। तो मिलानचिन के आगे 5 5 10, तो आपसे पूछेगा कितने हैं। बार ग्राफ कैसे होता है? ठीक है, इसे हम बोलते हैं रेक्टेंगल। और ये क्या कहलाती है? ये इसकी लंबाई कहलाती है, और ये क्या कहलाती है? इसकी चौड़ाई कहलाती है। ठीक है, और ये अगर डबल डबल आ जाए, जैसे किसी बच्चे के फर्स्ट टर्म में मार्क्स इतने, सेकंड टर्म में इतने, ये आपने प्रैक्टिस करी होगी। फिर लाइन्स एंड एंगल्स वाले चैप्टर पे आ जाओ, रेखाएं और कोण। तो पहला है, आपको सबसे पहले बताना चाहिए कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं।
जिसका टोटल 90 होता है। जैसे अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले कि अगर एक 70 डिग्री है तो दूसरा कितना होगा, तो 90 में से 70 गए 20, तो दूसरा कितना होगा, 20 डिग्री का होगा। सप्लीमेंट किसे कहते हैं, इसका टोटल 180 होता है। ठीक है, सप्लीमेंट जैसे मान लो अगर एक 110 का है तो दूसरा कितने का होगा, 180 में से 110 घटाए 70 बचे। देखिए कॉम्प्लीमेंट में टोटल करने पे 90 आता है, सप्लीमेंट में टोटल करने पे 180 आता है। हिंदी में संपूरक, इसको हिंदी में पूरक कहते हैं। लीनियर पेयर का मतलब होता है जब एक लाइन ड्रॉ की जाती है, इस लाइन में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसका टोटल 180 डिग्री होता है। अब आ जाओ, जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो अंदर वाले इन दोनों का टोटल 180 होता है, जिसे बोलते हैं इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं इसे, इंटीरियर एंगल बोलते हैं। जैसे मान लो एग्जाम में आपसे पूछ ले ये 110 का है, ये कितने का हो, 70 डिग्री का, क्योंकि अंदर के इन एंगल का टोटल 180 होता है। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसे कहते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का मतलब होता है ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है, क्योंकि जेड बन रहा है। ठीक है, ये अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि ये 70 का है तो ये कितने का होगा, 70 का। अगर ये 110 का है तो ये कितने का होगा, 110 का। ठीक है, और अगर आपको समझ नहीं आ रहा ना, आप वहां पर डी रख के देख लो कितने डिग्री का बन रहा है। ठीक है, थोड़ा आइडिया मिल जाएगा आपको। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देखो ये जितने भी एंगल ये जो पढ़ रहे हो ना, ये तभी पॉसिबल है जब दो लाइन पैरेलल होंगी। क्या होंगी, पैरेलल होंगी इस तरीके से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, फिर ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। ये भी लाइन के ऊपर है, ये भी लाइन के ऊपर है। ठीक है, जब दो लाइन के ऊपर होते हैं उसे क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, संगत कोण बोलते हैं। जैसे ये भी लाइन के ऊपर है, ये भी लाइन के ऊपर है, तो ये इक्वल होते हैं, इसे क्या बोलते हैं, संगत कोण। अगर एग्जाम में पूछ ले कि ये 70 का है या ये 120 का है, तो ये कितने का होगा, ये भी 120 का होगा। ठीक है, फिर पैरेलल लाइन किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे जो कभी एक दूसरे को काटती नहीं है उसे कहते हैं पैरेलल लाइन। ठीक है, जैसे रेल की पटरी हो गई। परपेंडिकुलर किसे कहते हैं, जब एक लाइन दूसरी लाइन पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। जब 90 डिग्री का एंगल बनाएगी ना, उससे हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, और इंटीरियर एंगल कौन सा होता है, जिसका टोटल अंतर का 180 होता है। ये वाला था ना इंटीरियर एंगल। तो जब आपसे पूछेगा ना ये कौन सा एंगल है, तो आपको पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी। अब देखो आपको पता होना चाहिए पैरामीटर। ठीक है, एंड, ये एंड लिख रहा था मैं, एंड एरिया। तो हिंदी में पैरामीटर को क्या बोलते हैं, परिमाप, और एरिया को बोलते हैं क्षेत्रफल। देखिए आपको ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि पैरामीटर और एरिया में फर्क क्या होता है। पैरामीटर में इस बाउंड्री को बोलते हैं, और जबकि एरिया जो है ना अंदर की इस चीज को बोलते हैं। अगर 3 साइड है तो उसे ट्राइंगल बोलेंगे, और ट्राइंगल में भी अगर तीनों साइड इक्वल है तो उसे इक्विलेटरल बोलेंगे। अगर 2 साइड इक्वल है तो उसे आइसोसेलेस बोलेंगे, हिंदी में भी याद रखना। और अगर 3 साइड है, ये और ये तीनों अलग अलग है तो इसे स्केलिन बोलेंगे। और अगर एक ट्राइंगल में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इस तरीके से, तो इसे राइट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे, समकोण त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर आपको निकालना है तो 1/2 बेस इनटू हाइट से निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से निकालेंगे। ये आपको फॉर्मूला अच्छे से पता होगा। देखो त्रिभुज ऐसे बनाओ या त्रिभुज ऐसे बनाओ, आपको बेस कौन सा लेना है। जैसे आप बेस ये लोगे तो इसका हाइट ये बड़ी दोगे, इस वाले में बेस ये लोगे तो हाइट ये मानी जाएगी, बेस ये होगा तो हाइट ये। देखो बेस इसको भी बोल सकते हो, ठीक है, कॉपी घुमा दो तो अपने पे नीचे हो गया ना। अगर फिगर उल्टी आ जाए तो आप अपने क्वेश्चन पेपर को उल्टा कर देना। ठीक है, देखिए वैसे तो यही फॉर्मूला काफी है, तो जो पता है उसको हम दूसरी तरफ ले जाते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्टकट याद करना चाहते हैं, जैसे अगर आपसे ट्राइंगल का बेस पूछ ले तो आप एरिया का डबल करके हाइट से डिवाइड कर दो। अगर आपसे हाइट पूछ ले
तो एरिया का डबल करके बेस से डिवाइड कर दो। हिंदी में देखो, त्रिभुज का आधार 2 गुणा में क्षेत्रफल बटे में ऊंचाई है, ये कटा हुआ है। ऐसे त्रिभुज की ऊंचाई पूछ ले तो 2 गुणा में क्षेत्रफल बटे में आधार, ऊंचाई पूछेगा तो आधार लिखना है, आधार पूछेगा तो ऊंचाई लिखना है। अब आ जाओ पैरेललोग्राम, किसे कहते हैं पैरेललोग्राम, इस तरीके से जो फिगर होती है, ठीक है। तो देखो आपसे अगर डायगोनल पूछे ना, जो कोनों को मिलाते हैं उसे डायगोनल कहते हैं। तो कितने डायगोनल होते हैं? 2। वैसे जरूरत नहीं है, मैं आपसे पूछ रहा था। अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बोलेगा तो बेस इनटू हाइट। देखो अगर आप इसको बेस लोगे तो इस पे हाइट चाहिए, ये हाइट ले ली, और अगर आपने इसका ये बेस ले लिया तो आप जो है यहाँ से हाइट ले सकते हैं। समझे मेरी बात? आपको ये ध्यान रखना, बेस जिसको लोगे उसी पे वही हाइट लेनी चाहिए। लेकिन एरिया आप ये बेस लेके ये हाइट ले लो या ये बेस लेके ये हाइट ले लो, एरिया हमेशा सेम निकलता है, ठीक है। तो आपने डबल वाले क्वेश्चन करे होंगे ना, जिसमें एक बार एरिया निकालना पड़ता है, एक बार बेस निकालना पड़ता है। तो जब पहले एरिया निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, और जब आपको बेस निकालना है या आपको हाइट निकालनी तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो। एरिया वाई रख देना, बेस या हाइट आपकी बदल जाएगी। जिसके ऊपर लाइन डली होती है ना वो बेस होता है, और जो लाइन डली से हाइट कहते हैं। अगर इस पे लाइन डली है तो ये क्या कहलाएगी? आपकी हाइट, और ये बेस कहलाएगा। ये लिखा एरिया अपॉन में हाइट, AREA एरिया अपॉन में HEIGST, ठीक है। और एरिया अपॉन में बेस। देखो इसमें 2 कहीं नहीं आएगा, क्योंकि इस पैरेललोग्राम में 2 ट्रायंगल बनते हैं, लेकिन जो ट्रायंगल है ना उसमें जो है ना पैरेललोग्राम का वो आधा होता है एक तरह से, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा हमारा? ये आ जाएगा एरिया अपॉन में हाइट। तो उसके बाद ये कह रहा है वृत्त की त्रिज्या। देखो ये आपको पता होना चाहिए, सर्कल होता है, सर्कल में इसको सेंटर कहते हैं, और ये जो चीज होती है ना, ये इस बाउंड्री को सरकमफ्रेंस कहते हैं या पेरीमीटर कहते हैं। देखो आपको पता होना चाहिए, हिंदी में देखो इसे वृत्त कहते हैं, इसको केंद्रक कहते हैं, इस बाउंड्री को हम परिमाप कहते हैं। हिंदी में परिमाप, इंग्लिश में पेरीमीटर बोल दो। हिंदी में इसको परिधि भी कहते हैं, इंग्लिश में सरकमफ्रेंस कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए सेंटर और सरकमफ्रेंस, इसको अगर मिला दोगे तो जो लाइन बनेगी इसको हम रेडियस कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं इसको, ठीक है। तो रेडियस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होगा? डायमीटर अपॉन में 2 हो जाएगा। अब सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होगा? 2 पाई आर हो जाएगा। एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। फिर सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, देखो सेमी सर्कल है ये, ऐसे देखो आधा सर्कल, आधा सर्कल के क्वेश्चन आकर बच्चे गलत कर देते। एग्जाम में बोलता है कि आपके पास एक चांद जो डी होता है ना, डी वो है, तो उसका पेरीमीटर निकालो। तो अगर ये पूरा 14 दे देगा और बोलेगा इसका पेरीमीटर निकालो, तो 14 का आधा कितना हो गया? 7। तो आपको पता है सेमी सर्कल के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर का मतलब होता है पूरी बाउंड्री को बंद करना है। तो ये होता है फॉर्मूला, पेरीमीटर सेमी सर्कल पाई आर प्लस 2r। अब जो बच्चे पूरे इंटरेस्ट से मेरी वीडियोस देखते हैं तो वो बिना अभी मेरे सोल्व करवाए ये बताएं कि जो ये चांद टाइप की चीज बनती है, और अगर इसकी पूरी की पूरी ये चीज डायमीटर 14, रेडियस नहीं डायमीटर, ठीक है, डायमीटर 14 है, तो आप बताओ कि इस पूरे का पेरीमीटर कितना होगा? देखो अब मैं तो करवा रहा हूँ, आप वीडियो रोक के खुद ट्राई करना। देखो फॉर्मूला आपके सामने है, पाई आर प्लस 2r। तो देखो पाई आर प्लस 2r का फॉर्मूला लगा देंगे। पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर कितना? देखो जब पूरा 14 है तो आर कितने का होगा? 7। आर कितना है? 7। बस पूरी की पूरी ये लाइन 14 है, यानी कि डायमीटर 14 है, तो रेडियस आधी होती है ना। 7 से कट गया 22, 7 दूनी 14, 4 2 6, 2 1 3, 36 आ गया। तो जिस बच्चे ने 36 लिखा है या 36 इसका आया, वेरी गुड, और कमेंट जरूर करना, ठीक है। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है ना। तो सरकमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल, इस ऐसे लिखा ना सेमी सर्कल। अगर सरकमफ्रेंस बोलेगा तो खाली इसको लेते हैं, लेकिन अगर वो पेरीमीटर लेगा तो पाई आर में 2 रेडियस जोड़ देंगे। अब ये ऐसे बना हुआ आ जाए एग्जाम में, ये ऐसे बना आ जाए, या बोल दे चांद है, ठीक है, जो आप डी जिसका यूज करते हो वो है, तो निकालो, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है इसलिए बता रहा हूँ।
ठीक है, तो अगर डायमीटर निकालना है तो क्या करेंगे, रेडियस का डबल कर देंगे, और अगर रेडियस निकालनी है तो डायमीटर का आधा कर देंगे। तो रेडियस निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। देखो, एक तो मैंने आपको शुरू में बता दिया था, रेडियस निकालने के लिए डायमीटर अपॉन में 2 कर दो, ठीक है, व्यास का आधा कर दो। अगर आपको एरिया दे रखा है और आपको रेडियस निकालनी है तो आप एरिया अपने पाई लिख के रूट में कर देंगे। ठीक है, मान लेता हूं मैं ये क्वेश्चन, मान लो एरिया हमें दे रखा है 154 और हमसे पूछा है रेडियस निकालो, तो हम ये फॉर्मूला में पुट कर देंगे 154 बटे में पाई। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22 बटे में 7 होती है, तो यहाँ 22 आ गया और ये 7 ऊपर चला जाएगा। भाई नीचे जो 7 होता है ऊपर चले जाता है ना, 22 सत्ते 154 होता है, तो 2 बार 7 हो गया तो 2 7 में से एक 7 बाहर आ गया। तो इस तरीके से रेडियस निकल जाएगी। आप अगर फॉर्मूले याद करोगे, देखो अगर आपको फॉर्मूले पता ना तो एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे आप अच्छे से कर पाओगे, और प्लस आपको अप्लाई करने आने चाहिए। अगर रेडियस सर्कल आपको निकाले और सर्कमफ्रेंस दे रखी है, ठीक है, अगर आपको बाउंड्री दे रखी है तो बाउंड्री से डिवाइड करेंगे 2 पाई को, और अगर आपको एरिया दे रखा है, मतलब एरिया दे रखा है, तो आप एरिया को पाई से डिवाइड करेंगे रूट के अंदर, और फिर रूट से 2 में से एक बाहर निकल जाते ही आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो अगर अंदर 4 है तो मैंने 2 दूनी 4 कर दिया, तो 2 में से 2 एक बाहर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सिमेट्री। सिमेट्री के लिए आपको, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसमें कितनी होती है, 3 होती है। समद्विबाहु में 1 होती है, स्केलर में 0 होती है, पैरेललोग्राम में 0 होती है, ये आपकी बुक में है ना, आप ये अच्छे से करेंगे। सर्कल में कितनी तो मैंने होती है। अब जैसे आपसे पूछेगा कि जैसे 17 डिग्री है, क्या ये रोटेशन होगा, तो आपको देखना है 17 17 17 17 जोड़ते चले जाओ, क्या उसमें 360 बन पाएगा। अगर पूरा सर्कल बन जाए तो ही वो हम बोलेंगे उसमें रोटेशन है। ठीक है, इस तरीके से आप बोले क्वेश्चन देखना। अभी क्वेश्चन के थोड़े से फॉर्मूले बच्चे यहाँ पे देखो, अगर नीचे का बेस सेम है तो ऊपर वाले को जोड़ देंगे। अगर माइनस है, बेस सेम है, तो इसको एक बार लिखा, क्योंकि छठी के क्वेश्चन भी आपके कोर्स में आएंगे ना, तो एक में से एक 0 आ गया। अगर नीचे का बेस सेम है तो वही नीचे वाले को सेम लिखेंगे, ऊपर वाले को सेम लिखेंगे, घटा देंगे और जमा है तो जमा कर देंगे। लेकिन अगर बेस अलग आ गया तो कैसे करेंगे, 3 पंजे 15, 7 एकम 7, 7 तिया 21, देख लो कैसे करा, 15 में 7 के 8, 21 का 21। इसको कैसे करेंगे, अगर मल्टीप्लाई है तो देख लो मल्टीप्लाई है यहाँ पे, तो ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे के नीचे मल्टीप्लाई। फिर किसके टेबल में दोनों आते हैं, 3 के टेबल में दोनों आते हैं, तो 3 2 जा 6, 3 7 21। अब कोई बच्चा कहे सर इसे ऐसे काट दूं, 2 बाय 7 आ गया, वो शॉर्टकट ट्रिक है। अगर आपको शॉर्टकट आ गया तो और अच्छी बात है। अगर डिवाइड लिखा आ गया तो 3 बाय 7 का 3 बाय 7 डिवाइड है ना, तो 8 बाय 5 का 5 बाय 8 हो जाएगा, और ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे के नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर अगर कटे तो काट दो, नहीं तो छोड़ो पर। अब देखो सर्कमफ्रेंस और सेमी सर्कल कैसे निकालें, तो अर्धवृत्त की परिधि ये लिखी मैंने, पाई आर लिखा है ना, तो वही चीज दोबारा लिख दी। और एरिया ऑफ सेमी सर्कल कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, देखो मैंने यहाँ पर आपको एरिया ऑफ सेमी सर्कल लिख के नहीं दिया था, तो पाई आर स्क्वायर अपन में 2 करेंगे। 2 बार 2 नहीं आएगा, एक बार आएगा। और अगर आपसे ये पूछ ले ये चीज, तो आपको बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल का एरिया घटा देना है। पाई आर स्क्वायर, फिर 1 पाई आर स्क्वायर 2 ऊपर स्क्वायर लगा हुआ, ठीक है। अब जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, मैंने इसने जगह छोड़ दी थी। मान लो आपको एग्जाम में इसने बोला है कि ये पूरा 19 है, ठीक है, और इसने बोला ये 10 है, तो आप मुझे बताओ रेडियस कितनी होगी छोटे वाले की, इसको R1 मानो, ये कितनी होगी। देखो पूरा 19 है और ये 10 है, तो ये कितना बचा, 9 बचा ना, समझ में आई। पूरा 19 है और ये चौड़ाई आपकी 10 है, तो ये कितनी बची, 9। R2 कितना है, देखो रेडियस जो होती है ना, रेडियस सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक होती है। अब बताओ R2 कितने की, सेंटर से सर्कमफ्रेंस बड़े वाले सर्कल की,
तो ये 8 हो गया, तो कितना आएगा 19 लेंगे। ठीक है, 10 का रोल इतना ही था कि अंदर की रेडियस हम निकाल पाए, 19 में से 10 के 9 बचे। अगर इसने बोल दिया कि ये निकालो, शेड रीजन निकालो, तो आपको सेम ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, देखो मैंने R1 यहाँ पे छोटे वाले को माना है, R2 बड़े वाले को, तो यहाँ पर मैं R2 माइनस R1 कर देता हूँ, क्योंकि मैंने फॉर्मूले के साथ लिखा तो ये 2 यहाँ पर लगा देते हैं। बस छोटे वाले को R1 बोलते, बड़े वाले को R2 बोलते, क्योंकि जो मैंने पहले लिखा था वो ओड भी लग रहा था। ठीक है, बड़े वाले को मैंने R2 बोल दिया, छोटे वाले को R1 बोल दिया। अब फॉर्मूला पुट कर दो, पाई R स्क्वायर, ठीक है, 2 माइनस पाई R स्क्वायर, ये 1। अब इसमें आप कॉमन ले लो, क्या है, पाई कॉमन है, R2 और ये R1। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है। R2 कितना है पूरा, 19 का स्क्वायर, और R1 कितना है, 9 का स्क्वायर। ठीक है, फिर आप इसे सॉल्व करेंगे ना, तो मैं यहाँ पर इधर कर रहा हूँ। ठीक है, तो 22/7, जब इन दोनों पे स्क्वायर लगाना, या तो 19 को 19 से मल्टीप्लाई करो, 9 की 9 में मल्टीप्लाई करो, फिर घटा दो। ये शॉर्टकट तरीका, एक बार माइनस में लिख दो, एक बार प्लस में लिख दो। ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी प्लस बी का। 19 में से 9 का 10, 19 और 9 कितने हो गए, 28। ठीक है, 7 से काट दो, 7 चौको 28। तो अब तीनों के मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 0 लग गया, 880 आ गया, 880। अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मैंने यहाँ पे सोल्व कर दिया। कितना आसान तरीके से हो गया ना, फॉर्मूला समझ में आगे कैसे करना है। ठीक है, अगर आपसे सरकमफ्रेंस पूछेगा, मान लो उसने पूछा कि 2 सर्कल है, अंदर वाले की सरकमफ्रेंस क्या होगी, तो 2πr1 लगा दो, और बाहर वाले की क्या होगी, 2πr2 लगा दो। और अगर इसने बोला पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है तो 3.14 ले लो, और अगर पाई की वैल्यू 22/7 बोले तो 22/7 ले लेना, जो बोलेगा वही करना। ये आपकी बुक वाला क्वेश्चन है। बुक वाले में ना आपसे सरकमफ्रेंस फर्स्ट पार्ट की, सरकमफ्रेंस सेकंड पार्ट की पूछी थी, ये मैंने एक्स्ट्रा करवाया था बुक वाले क्वेश्चन को लेकर। बस यहाँ पे एरिया सिखा दिया मैंने, क्योंकि जब एरिया बोलेगा तो एरिया का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, और जब आपसे बेस बोलेगा, सॉरी सरकमफ्रेंस बोलेगा, तो आपको सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाना। ठीक है, और ये पता है कौन सा क्वेश्चन है, 17वें नंबर पे है। ये कह रहा है कि घड़ी की जो सुई है ना मिनट वाली, वो 1 घंटे बाद कितना एरिया कवर करेगी। खुद सोचो कि मिनट वाली सुई 1 घंटे बाद वापस वहीं पे आ जाएगी, तो पूरा सर्कल इसने कवर कर दिया। और पूरा सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर। देखो क्वेश्चन आसान होते हैं, बस ये समझ में आ जाए कि उसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा। इसने ये नहीं बोला कि भाई सर्कल का एरिया निकालो, तो बोला घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 1 घंटे में जब चक्कर लगा लेगी तो उतना एरिया निकालो, तो पूरा सर्कल हो गया, तो पाई स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू कितनी है 15, फिर दोबारा 15, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। मैंने मल्टीप्लाई करनी है, आपका काम है। फिर ये क्वेश्चन भी आपकी बुक में से है कि स्क्वायर है, स्क्वायर में से सर्कल को अगर हम काट देंगे तो ये चीज बचेगी, तो निकालो। देखो सबसे पहले आपको स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, साइड मल्टीप्लाई साइड, निकाल दिया। फिर आपको सर्कल का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, सॉल्व कर दिया, फिर इसमें से ये घटा देंगे, कि मैंने घटा दिया, तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट आ गया, कि शेष जो भाग बचा उसका क्षेत्रफल कितना है, इसमें से घटा दें। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा, केस स्टडी में आ जाएगा, 5 नंबर में आ जाएगा, 2 या 3 नंबर में आ जाएगा। ठीक है, मैंने आपको मोड सिखा दिया, सबसे ज्यादा पर 8 है तो मोड 8 मिलाएगा। मीन सिखा दी, सबको जोड़ के जितने जने से भाग कर देंगे। मीडियन कैसे निकालते हैं, सबसे पहले एन लिखा, फिर इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, बीच में कौन आ रहा है, देखो इधर से 3 गायब कर दिए, 3, तो बीच में कौन आ रहा है 4, तो 4 आंसर आएगा। फॉर्मूला अगर नहीं पता तब भी कोई बात नहीं, आप शॉर्टकट करो, बीच में जो बच रहा वही आंसर आ जाए। रेंज कैसे निकालते हैं, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 8, सबसे छोटा 2, 8 में 2 6 आ जाएगा। टैली मार्क्स आपको ऑलरेडी पता ही है। ठीक है, और अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि शुरू के 5 नेचुरल नंबर का आपको मीन निकालना है, शुरू के आपको पता होना चाहिए नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, तो सबको जोड़ा 15 और नीचे क्या 5, 15 को 5 से भाग करा 3 आ गया, तो इस तरीके से आपका मीन 3 निकल गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, इंटीजर होता है वो प्लस के भी होते हैं और माइनस के भी होते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर जो होते हैं वो 2 से स्टार्ट होते हैं। देखो प्राइम नंबर, और ये केवल अपने टेबल में आते हैं, और इसके एग्जैक्ट 2 फैक्टर होते हैं।
कितने होते हैं? एग्जैक्ट 2 फैक्टर होते हैं। एक हो जाएगा और एक खुद का टेबल हो जाएगा। ठीक है। कॉम्पोजिट नंबर कौन से होते हैं? सबसे छोटा 4 होता है, फिर 6 8 चलता रहेगा। इवन नंबर कौन से होते हैं? जो 2 से स्टार्ट होते हैं। ऑड नंबर वो होते हैं जो 1 3 5 जो 2 से नहीं कटते हैं। ये चलते रहेंगे चलते रहेंगे। इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है? वो केवल दुनिया में एक ही है, वो 2। ऑड प्राइम नंबर कौन सा है? 3 5 7, मतलब जो इवन नहीं है। देखो इवन प्राइम नंबर एक ही है, लेकिन ऑड प्राइम नंबर बहुत सारे हैं। ठीक है। आपसे पूछ रहे हैं कि ऑड प्राइम नंबर बताओ, सबसे छोटा कौन सा? 3 हो गया। ठीक है। और एक क्या है? एक ना तो प्राइम नंबर है ना कॉम्पोजिट नंबर है, मतलब ना तो वो अभाज्य संख्या है ना ही वो भाज्य संख्या है। ये लिखा मैंने, ना ही अभाज्य ना ही भाज्य, नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। ठीक है। तो कैसे लगी वीडियो कमेंट करके बताइएगा। अभी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।